हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग DSSB TGT सोशल साइंस के चौथे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को आपके साथ डिस्कस करेंगे। इससे पहले की वीडियोस में भी हमने DSSB TGT सोशल साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को आपके साथ डिस्कस किया है। अगर अभी तक आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो उन वीडियोज़ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उसे जाके देख सकते हैं। तो बिना देरी किए चलिए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग 9 अक्टूबर 2021 के शिफ्ट 1 फीमेल में पूछे गए क्वेश्चंस को आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, रूस में किस वर्ष कामकाजी और शोषित लोगों के अधिकारों की घोषणा को अपनाया गया था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, 1918। रूस में कामकाजी और शोषित लोगों के अधिकारों की घोषणा को 1918 में अपनाया गया था और इसका प्रमुख उद्देश्य मनुष्य द्वारा मनुष्य के सभी शोषण को समाप्त करना, समाज के वर्गों में विभाजन को पूर्णतः समाप्त करना, शोषकों के प्रतिरोध को निर्दयता से कुचलना, समाज का एक समाजवादी संगठन स्थापित करना और सभी देशों में समाजवाद की स्थापना करना था। फिर क्वेश्चन नंबर 2, 1932 का डैश समझौता महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच एक समझौता था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, पूना। 1932 में पूना समझौता महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच हुआ था। यह समझौता पूना स्थित यरवदा सेंट्रल जेल के अंदर 24 सितंबर 1932 को M.R. जयकर तथा तेज बहादुर सप्रू के प्रयासों के कारण संभव हो सका। फिर क्वेश्चन नंबर 3, जर्मन राज्यों ने वाणिज्य और विनिर्माण के विस्तार की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया जब उन्होंने 1834 में जॉलवे राइन डैश का गठन किया। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, जर्मन राज्यों ने वाणिज्य और विनिर्माण के विस्तार की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया जब उन्होंने 1834 में जॉलवे राइन सीमा शुल्क संघ का गठन किया। फिर क्वेश्चन नंबर 4, रूस में प्रथम सोवियत किस वर्ष अस्तित्व में आया? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, 1917 में। रूस में ड्यूमा को भंग करने के लिए मजदूर और सिपाही 1917 से लगातार विरोध कर रहे थे। 22 फरवरी 1917 को मजदूरों ने फैक्ट्रियों में ताला लगा दिया और 25 फरवरी 1917 को सरकार ने ड्यूमा को बर्खास्त कर दिया। यद्यपि प्रदर्शनकारियों ने रोटी, वेतन, काम के घंटों में कमी और लोकतांत्रिक अधिकारों के पक्ष में नारे लगाने लगे, लेकिन 27 फरवरी 1917 की शाम को मजदूरों तथा सिपाहियों ने मिलकर रूस में प्रथम सोवियत का गठन किया था। फिर क्वेश्चन नंबर 5, 1905 की क्रांति को 1917 की क्रांति के लिए डैश के रूप में भी जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, पूर्वाभ्यास। दिसंबर 1905 को रूस में प्रथम क्रांति हुई थी जिसने 1917 में प्रारंभ होने वाली क्रांति की भूमिका तैयार किया था। इसी वजह से 1905 की क्रांति को 1917 की क्रांति के लिए पूर्वाभ्यास के रूप में भी जाना जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा कथन रूसीकरण का सबसे अच्छा वर्णन करता है? पहला कथन है अन्य देशों की भाषाओं और साहित्य और संस्कृति के पहलुओं का उन्मूलन। दूसरा कथन है अपने पड़ोसी देशों पर कब्जा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी न तो पहला और न ही दूसरा, कोई भी कथन सही नहीं है। फिर क्वेश्चन नंबर 7, 1927 के डैश कांग्रेस अधिवेशन में साइमन कमीशन का बहिष्कार वाला एक प्रस्ताव पारित किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, मद्रास। 1927 के मद्रास कांग्रेस अधिवेशन में सर्वसम्मति से साइमन कमीशन के बहिष्कार का प्रस्ताव पारित किया गया था और मुस्लिम लीग ने भी इसका विरोध किया था। फिर क्वेश्चन नंबर 8, 1932 में सांप्रदायिक पुरस्कार का प्रस्ताव किसने रखा था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, रैमजे मैकडोनाल्ड ने। फूट डालो और राज करो की नीति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने 16 अगस्त 1932 को सांप्रदायिक पुरस्कार का प्रस्ताव रखा था। इसे सांप्रदायिक पंचाट भी कहा जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 9, महात्मा गांधी के नेतृत्व में रॉलेट विरोधी सत्याग्रह कब प्रारंभ हुआ था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, 1919 में। महात्मा गांधी के नेतृत्व में रॉलेट विरोधी सत्याग्रह 1919 में अराजक और क्रांतिकारी अपराध अधिनियम के विरुद्ध प्रारंभ किया गया था और रॉलेट एक्ट सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में सेडिसन कमेटी की सिफारिशों के आधार पर पारित किया गया था। फिर क्वेश्चन नंबर 10,
चंपारण सत्याग्रह किस फसल की खेती से संबंधित था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए नील। चंपारण सत्याग्रह नील की खेती से संबंधित था। चंपारण सत्याग्रह जो कि 1917 ईस्वी में हुआ था, नील की खेती से संबंधित था और इसके अंतर्गत किसानों को अपने जमीन के 3/20 भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य था। इसे 3 कठिया पद्धति कहा जाता था, परंतु 19वीं सदी में रासायनिक रंगों ने नील की खेती को बर्बाद कर दिया और यूरोपीय मालिकों ने किसानों को अपने बंधन से मुक्त करने के बदले में लगान व अन्य गैर कानूनी टैक्स मनमाने ढंग से लगाकर वसूलने लगे। अतः 1908 में विद्रोह होना प्रारंभ हो गया और 1917 में महात्मा गांधी को चंपारण बुलाया गया, जहां पे चंपारण सत्याग्रह महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। फिर क्वेश्चन नंबर 11, झांसी को ब्रिटिश साम्राज्य में कब मिला लिया गया? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी 1853 में। झांसी को ब्रिटिश साम्राज्य में 1853 में मिला लिया गया था। फिर क्वेश्चन नंबर 12, फ्रांस के किस वित्त मंत्री ने प्रदर्शित किया कि जैक स्नेकर की शाही वित्त की गणना अतिशयोक्तिपूर्ण थी? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए चार्ल्स अलेक्जेंडर डी कोलोन ने। फ्रांस के वित्त मंत्री चार्ल्स अलेक्जेंडर डी कोलोन ने जैक स्नेकर द्वारा संकलित शाही वित्त की गणना को अतिशयोक्तिपूर्ण कहा था। फिर क्वेश्चन नंबर 13, तीसरे स्टेट ने एक ऐसे प्रस्ताव को पूर्ण बहुमत से कब मंजूरी दी जिसने उन्हें सीएस द्वारा राष्ट्रीय विधानमंडल घोषित किया? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी 17 जून 1789 को। 5 मई 1789 को वर्साई के राजमहल में सम्राट लुई 16वें ने स्टेट जनरल की बैठक बुलाई। इसमें कुल सदस्यों की संख्या 1200 थी, जिसमें से 600 से अधिक तीसरे स्टेट के सदस्य थे। 300 पादरियों में से 200 से अधिक साधारण पादरी वर्ग के प्रतिनिधि तीसरे स्टेट के प्रतिनिधियों के साथ थे। यही कारण है कि 17 जून 1789 को तीसरे स्टेट ने एक पूर्ण बहुमत से एक ऐसे प्रस्ताव को पारित किया जिसमें उसने स्वयं को राष्ट्रीय सभा घोषित कर दिया। फिर क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन से फ्रांसीसी क्रांति के पहले चरण थे? पहला, स्टेट जनरल की सभा बुलाना। दूसरा, बेस्टिल का तूफान। तीसरा, लुई 16वें का उद्गम। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी पहला और दूसरा कथन सही है। फिर क्वेश्चन नंबर 15, किस वर्ष व्लादिमीर इवानोविच वोरोंकोव लेनिन मार्क्सवाद में परिवर्तित हुए थे? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी 1889 में। 1889 में व्लादिमीर लेनिन ने खुद को मार्क्सवादी घोषित किया। लेनिन एक रूसी क्रांतिकारी और राजनीतिज्ञ थे। फिर क्वेश्चन नंबर 16, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट डैश में पारित किया गया था और इसे केवल भारतीय भाषा के समाचार पत्रों के विरुद्ध निर्देशित किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी 1878 में। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 में वायसराय लॉर्ड लिटन द्वारा पारित किया गया था और इसे केवल भारतीय भाषा के समाचार पत्रों के विरुद्ध निर्देशित किया गया था। फिर क्वेश्चन नंबर 17, राजा लुई 16वें की पत्नी कौन थी? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी मेरी एंटोइनेट। 1774 में बुर्बो वंश का लुई 16वां फ्रांस का सम्राट बनता है और उसका विवाह ऑस्ट्रियाई राजकुमारी मेरी एंटोइनेट के साथ हुआ था। लुई 16वां 20 वर्ष की आयु में राजा बना था। फिर क्वेश्चन नंबर 18, 1857 के विद्रोहियों द्वारा अवध के राजा के रूप में किसे ताज पहनाया गया था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए बिरजिस कद्र। 1857 के विद्रोह की आग मेरठ से निकलकर दिल्ली, अवध प्रांत, कानपुर, लखनऊ, झांसी, बिहार आदि स्थानों तक पहुंच गई थी और यहाँ पे अवध के राजा के रूप में बिरजिस कद्र को विद्रोहियों के द्वारा ताज पहनाया गया था। फिर क्वेश्चन नंबर 19, डैश में फ्रांसीसी राजा तीसरे स्टेट के प्रतिनिधियों की संख्या को दोगुना करने के लिए सहमत हुए, लेकिन सभी सदस्यों को एक व्यक्तिगत वोट देने से इनकार कर दिया। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी दिसंबर 1788 में। दिसंबर 1788 में स्टेट्स जनरल का चुनाव हुआ था। स्टेट्स जनरल में सामंत, पादरी तथा जनसाधारण वर्ग सम्मिलित थे। इस चुनाव में राजा ने तृतीय स्टेट के प्रतिनिधियों की संख्या दोगुनी कर दी थी, किंतु सभी सदस्यों को एक व्यक्तिगत वोट देने से मना कर दिया था।
फिर क्वेश्चन नंबर 20, भारत की द्वितीय पंचवर्षीय योजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला, यह 1963 में शुरू हुआ था। दूसरा, इसने तेजी से औद्योगिकरण पर ध्यान केंद्रित किया। तीसरा, इसे पीसी महालनोबिस द्वारा विकसित किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी केवल जो पहला कथन है वो गलत है, क्योंकि भारत में द्वितीय पंचवर्षीय योजना की शुरुआत 1956 में हुई थी। फिर क्वेश्चन नंबर 21, एडवर्ड स्वेस के अनुसार सीमा परत पृथ्वी की परतीय व्यवस्था में अवस्थित है। पहला, सियाल परत के नीचे। दूसरा, नीफे परत के ऊपर। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी पहला और दूसरा दोनों ही स्टेटमेंट सही है। फिर क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से किस दाब पेटी को डोल्ड्रम नाम से जाना जाता है? पहला, भूमध्य रेखी निम्न दाब पेटी। दूसरा, ध्रुवीय उच्च दाब पेटी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, केवल 1, यानी भूमध्य रेखी निम्न दाब पेटी को डोल्ड्रम नाम से जाना जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 23, द्वितीय विश्व युद्ध किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, 1939 में। द्वितीय विश्व युद्ध 1 सितंबर 1939 ईस्वी को प्रारंभ हुआ था और यह 2 सितंबर 1945 ईस्वी को समाप्त हो गया था। फिर क्वेश्चन नंबर 24, मानचित्र पर वायुमंडलीय दाब को प्रदर्शित करने वाली काल्पनिक रेखाओं को जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, आइसोबार। मानचित्र पर वायुमंडलीय दाब को प्रदर्शित करने वाली काल्पनिक रेखाओं को आइसोबार नाम से जाना जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित युग्मों में से पर्वत निर्माणकारी सिद्धांत तथा उसे प्रतिपादित करने वाले भूगर्भवेत्ता का सही सुमेलित युग्म है। पहला, पर्वत निर्माणक भू अभिनीति सिद्धांत कोबर। दूसरा, तापीय संकुंचन सिद्धांत जेफ्रिज। तीसरा, रेडियो एक्टिविता सिद्धांत जॉली। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी पहला, दूसरा और तीसरा तीनों ही युग्म सही है। फिर क्वेश्चन नंबर 26, ठोस वर्षा का एक रूप जिसमें बर्फ के गोले के बड़े छर्रे या गोले होते हैं को डैश के रूप में जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, ओला। ओला ठोस वर्षा का एक रूप है जिसमें बड़े छर्रे या बर्फ के गोले होते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन सी एक बड़ी लिथोस्फीयरिक प्लेट नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, अरेबियन प्लेट। उपयुक्त में से अरेबियन प्लेट एक बड़ी लिथोस्फीयरिक प्लेट नहीं है। फिर क्वेश्चन नंबर 28, पेरिस शांति सम्मेलन का आयोजन किन 3 बड़े देशों ने किया था? तो DSSB आयोग ने इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान और ब्रिटेन को माना है। फिर क्वेश्चन नंबर 29, यूरोप में औपनिवेशिक विवादों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला, अफ्रीका और एशिया ने यूरोपीय शक्तियों के बीच एक बड़ा टकराव उत्पन्न किया। दूसरा, ऑस्ट्रिया और हंगरी प्रमुख यूरोपीय शक्तियां हैं जिन्होंने उपनिवेशों के लिए लड़ाई लड़ी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी केवल जो पहला स्टेटमेंट है वो सही है। यूरोप में औपनिवेशिक विवादों के संदर्भ अफ्रीका और एशिया ने यूरोपीय शक्तियों के मध्य टकराव उत्पन्न कर दिया था। फिर क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रयुक्त करने वाला देश युग्म सही है? पहला, ड्यूस इटली के नेता और दूसरा, फ्यूरर जर्मनी में नेता। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी पहला और दूसरा दोनों ही युग्म सही है। फिर क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से कौन सी अवसादी चट्टान जैविक उत्पत्ति की है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, चूना पत्थर। निम्नलिखित में से चूना पत्थर अवसादी चट्टान जैविक उत्पत्ति की है। फिर क्वेश्चन नंबर 32, यदि आपतित सूक्ष्म तरंग दैर्ध्य युक्त सौरिक विकिरण 100% है तब वायुमंडल का ऊष्मा बजट सम्मिलित करता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, 48%। फिर क्वेश्चन नंबर 33, फासीवाद के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अर्थ युग्म सही नहीं है? पहला, धनिक तंत्री वर्ग उनके उपनिवेश होते थे और दूसरा, सर्वहारा वर्ग उनके उपनिवेश नहीं थे। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, न तो पहला और न ही दूसरा कोई भी युग्म सही नहीं है। फिर क्वेश्चन नंबर 34, उत्पादन के साधन जिनका स्वामित्व कुछ ही व्यक्तियों के पास होता है।
तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए पूंजीपति। कुछ व्यक्तियों के स्वामित्व वाले उत्पादन के साधनों को पूंजीपति के रूप में जाना जाता है। पूंजीवाद एक ऐसी आर्थिक प्रणाली है जिसमें निजी व्यक्ति या व्यवसाय पूंजीगत वस्तुओं के स्वामी होते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 35, यह मानने वाला पहला समाजवादी कौन था कि महिलाओं को शामिल किए बिना सामान्य कल्याण अधूरा है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी चार्ल्स फूरियन। चार्ल्स फूरियन प्रथम समाजवादी थे जिनका मानना था कि समाज की भलाई तभी हो सकती है जब उसमें महिलाओं की भागीदारी अधिक से अधिक हो। चार्ल्स फूरियन फ्रांसीसी समाजवाद के भीतर एक नारीवादी परंपरा के संस्थापक थे। फिर क्वेश्चन नंबर 36, क्षुद्र ग्रह डैश की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए मंगल और बृहस्पति। क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं और क्षुद्र ग्रह ग्रहों के ही भाग होते हैं जो बहुत वर्ष पहले विस्फोट के बाद ग्रहों से टूटकर अलग हो गए थे। फिर क्वेश्चन नंबर 37, ब्रेटलैंड रिपोर्ट किस आयोग का परिणाम है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी WCED। वर्ष 1987 में पर्यावरण और विकास पर विश्व आयोग ने हमारा साझा भविष्य शीर्षक से एक रिपोर्ट प्रकाशित की थी। इस आयोग की अध्यक्ष ग्रो एलएम ब्रेटलैंड थी, इसीलिए इस रिपोर्ट को ब्रेटलैंड रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है और WCED की स्थापना 1983 में हुई थी। फिर क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से कौन पूंजीवादी दार्शनिक नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स पूंजीवादी दार्शनिक नहीं है। फिर क्वेश्चन नंबर 39, राष्ट्र संघ ने किस वर्ष अस्थायी मिश्रित संघ नियुक्त किया? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी 1920। लीग ऑफ नेशन प्रथम विश्व युद्ध के अंत में विजयी सहयोगी शक्तियों की पहल पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए 10 जनवरी 1920 में स्थापित एक संगठन है। यह पहला विश्वव्यापी अंतर सरकारी संगठन था जिसका प्रमुख मिशन विश्व शांति बनाए रखना था। राष्ट्र संघ ने वर्ष 1920 में अस्थायी मिश्रित आयोग नियुक्त किया था। फिर क्वेश्चन नंबर 40, जब सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा एक दूसरे के समकोण पर होते हैं उसके कारण आने वाले ज्वार कहलाते हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी नीप ज्वार। जब सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा एक दूसरे के समकोण पर होते हैं तो उसके कारण आने वाले ज्वार को निम्न ज्वार या नीप ज्वार कहते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से कौन प्रभावी साक्षरता दर की सही अभिव्यक्ति है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी 7 वर्ष और अधिक आयु के साक्षर व्यक्तियों की संख्या इंटू 100 डिवाइडेड बाई 7 और अधिक आयु की जनसंख्या। फिर क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक आर्थिक कारक जनसंख्या के असमान वितरण के लिए निर्धारक के रूप में कार्य नहीं करता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी कृषि क्रियाकलाप। दिए गए ऑप्शंस में से कृषिगत क्रियाकलाप एक ऐसा सामाजिक आर्थिक कारक है जो जनसंख्या के असमान वितरण के निर्धारक के रूप में कार्य नहीं करता है। फिर क्वेश्चन नंबर 43, पश्चिमी घाट श्रेणी का आरंभ भारत के किस राज्य से होता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए गुजरात। पश्चिमी घाट श्रेणी का आरंभ भारत के गुजरात राज्य से होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 44, रबड़ की फसल के लिए निम्न में से कौन से कथन सत्य है? पहला, इसके लिए 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा तथा आर्द्र एवं नम जलवायु की आवश्यकता होती है और दूसरा, इसके लिए 20 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान की आवश्यकता होती है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी जो केवल पहला स्टेटमेंट है कि इसके लिए 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा तथा आर्द्र एवं नम जलवायु की आवश्यकता होती है, ये कथन सही है। फिर क्वेश्चन नंबर 45, लूनी नदी की उत्पत्ति भारत के किस राज्य से होती है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, लूनी नदी की उत्पत्ति राजस्थान राज्य से होती है। फिर क्वेश्चन नंबर 46, विश्व के लोहे एवं स्टील के अग्रणी उत्पादक देश है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी चीन। विश्व के लोहे एवं स्टील के अग्रणी उत्पादक देशों में चीन सबसे ऊपर है। फिर क्वेश्चन नंबर 47, IUCN की रेड डेटा लिस्ट द्वारा निम्न श्रेणियों को शामिल किया जाता है।
पहला सुभेद प्रजाति और दूसरा निकट संकराधीन प्रजाति। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी 1 और 2 दोनों, यानी IUCN की रेड डेटा लिस्ट में सुभेद प्रजाति और उसके साथ ही साथ निकट संकटाधीन प्रजाति इन दोनों को ही शामिल किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 48 है, निम्नलिखित में से कौन सी संचयी वायुमंडलीय आपदा है? पहला बाढ़, दूसरा सूखा और तीसरा टॉर्नेडो। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी केवल पहला और दूसरा संचयी वायुमंडलीय आपदा है, यानी बाढ़ और सूखा। फिर क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में से कौन से औद्योगिक क्षेत्र तथा उनसे संबंधित देश के सुमेलित युग्मों में से सही सुमेलित है? पहला महान झील प्रदेश संयुक्त राज्य अमेरिका, दूसरा लॉरेन प्रदेश फ्रांस और तीसरा कांटो प्रदेश दक्षिण कोरिया। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी केवल पहला और दूसरा जो युग्म है वो सही रूप से सुमेलित है। फिर क्वेश्चन नंबर 50, आपदा उपरांत राहतकर्ता बचावकर्ता द्वारा किए जाने वाला प्रथम कार्य होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, क्षेत्र का आकलन करना। आपदा उपरांत बचावकर्ता का पहला काम आपदाग्रस्त क्षेत्र का आकलन करना होता है ताकि तत्काल राहत एवं बचाव कार्य शुरू हो सके। फिर क्वेश्चन नंबर 51, निम्नलिखित में से विश्व की सबसे लंबी हाईवे सुरंग कौन सी है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, अटल सुरंग इंडिया। अटल सुरंग विश्व की सबसे लंबी हाईवे सुरंग है और यह हिमाचल प्रदेश के रोहतांग में अवस्थित है। फिर क्वेश्चन नंबर 52, भारत में पूर्वी रेलवे जोन का मुख्यालय निम्न में से कहाँ अवस्थित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, कोलकाता। भारत में पूर्वी रेलवे जोन का मुख्यालय कोलकाता में है, जबकि पूर्वी तटीय रेलवे का मुख्यालय भुवनेश्वर में है, दक्षिण पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय बिलासपुर तथा उत्तर पूर्वी रेलवे का मुख्यालय गोरखपुर में है और भारत में कुल 18 रेलवे जोन हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 53, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा हिमाचल प्रदेश में अवस्थित है? तो उपयुक्त दिए गए ऑप्शंस में से कोई भी दर्रा हिमाचल प्रदेश में अवस्थित नहीं है, जबकि आयोग ने इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए यानी दिहांग दर्रा को माना है, जो कि अरुणाचल प्रदेश में अवस्थित है। फिर क्वेश्चन नंबर 54, निम्नलिखित में से किस जननांगी संक्रमण के चरणों में से जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही उच्च होते हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, चरण 1। जननांगी संक्रमण सिद्धांत आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक विकास के विभिन्न स्तरों से संबंधित जनसंख्या की वृद्धि को स्पष्ट करता है। इस सिद्धांत का प्रतिपादन W.S. थॉमसन ने किया था और फ्रैंक नोटेस्टीन ने इसका विस्तार किया। फिर क्वेश्चन नंबर 55, निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ फसल है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, चावल। चावल खरीफ की फसल है और खरीफ की फसलों को जून से जुलाई तक बोया जाता है तथा सितंबर अक्टूबर में कटाई की जाती है और ये वर्षा काल की फसलें हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 56, निम्न में से कौन से तकनीकी कारक किसी प्रदेश की कृषि को प्रभावित करते हैं? पहला उच्च उत्पादकता वाले बीज और दूसरा रासायनिक उर्वरक। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, 1 और 2 दोनों। फिर क्वेश्चन नंबर 57, भारत के किस प्रदेश में लेटेराइट मृदा पाई जाती है? पहला पश्चिमी घाट और दूसरा असम की पहाड़ियाँ। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी पश्चिमी घाट और असम की पहाड़ियाँ इन दोनों ही जगह लेटेराइट मृदा पाई जाती है। इस वजह से ऑप्शन डी इस सवाल का सही जवाब है। फिर क्वेश्चन नंबर 58, नाग टिप्पा चोटी हिमाचल की किस श्रेणी पर अवस्थित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, निम्न हिमाचल। नाग टिप्पा उत्तराखंड के निम्न हिमाचली क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी है। फिर क्वेश्चन नंबर 59, निम्नलिखित पर्वत श्रृंखलाओं में से किसकी ऊंचाई 7000 मीटर से अधिक है? पहला कामेद, दूसरा नंदा देवी और तीसरा केदारनाथ। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी पहला एवं दूसरा ऑप्शन सही है, यानी कामेद और नंदा देवी इन पर्वत श्रृंखलाओं की ऊंचाई 7000 मीटर से अधिक है। फिर क्वेश्चन नंबर 60, चक्रवात के दौरान वायु के बल को नियंत्रित करने के लिए किस प्रकार के छत उपयुक्त होते हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, पिरामिडीय छत। चक्रवात के दौरान वायु के बल को नियंत्रित करने के लिए पिरामिडीय छत उपयुक्त होते हैं। पिरामिडीय छत पिरामिडीय त्रिभुजों से निर्मित होते हैं। निर्माण में त्रिभुजों का सबसे मजबूत आकार माना जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 61,
निम्नलिखित कथनों में से योजना आयोग के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, यह एक संवैधानिक निकाय था। योजना आयोग भारत की प्रमुख स्वतंत्र संस्थाओं में से एक रहा है और इसकी स्थापना 15 मार्च 1950 ईस्वी को हुई थी। यह एक गैर संवैधानिक निकाय था जिसके अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते थे और इसका मुख्य उद्देश्य देश के संसाधनों के सर्वाधिक प्रभावी तथा संतुलित उपयोग के लिए योजना बनाना था। फिर क्वेश्चन नंबर 62, सुनामी तरंगों की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता सही नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, तटीय मैदान पर सुनामी की अधिकतम गति 20 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती है। फिर क्वेश्चन नंबर 63, बिना कूपन भुगतान वाले सरकारी बॉन्ड कहलाते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, शून्य कूपन बॉन्ड। बिना कूपन भुगतान वाली सरकारी प्रतिभूतियों को शून्य कूपन प्रतिभूतियां कहा जाता है। शून्य कूपन बॉन्ड को प्रोद्भवन बॉन्ड भी कहा जाता है। यह एक ऋण सुरक्षा साधन है जो ब्याज का भुगतान नहीं करता है। शून्य कूपन बॉन्ड के क्रय मूल्य और सम मूल्य के बीच का अंतर निवेशक की वापसी को दर्शाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 64, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान में संघ सूची का हिस्सा नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, बाजार और मेले। भारतीय संविधान में केंद्र व राज्यों के बीच विधायी शक्तियों के रूप में 7वीं अनुसूची में 3 प्रकार की सूचियां उपस्थित है। पहली सूची संघ सूची है जिसमें 100 विषय हैं, दूसरी सूची राज्य सूची है जिसमें टोटल 61 विषय हैं और तीसरी सूची समवर्ती सूची है जिसमें 52 विषय हैं और बाजार और मेले राज्य सूची के विषय हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 65, शहरी क्षेत्र में किस प्रकार की बेरोजगारी मौजूद है? पहला शिक्षित बेरोजगारी और दूसरा औद्योगिक बेरोजगारी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, 1 और 2 दोनों, यानी शहरी क्षेत्रों में शिक्षित और औद्योगिक दोनों ही टाइप की बेरोजगारी मौजूद है। फिर क्वेश्चन नंबर 66, प्रत्येक राज्य में एक डैश होता है जो राज्य में चुनाव संचालन का समग्र प्रभारी होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, मुख्य निर्वाचन अधिकारी। प्रत्येक राज्य में एक मुख्य निर्वाचन अधिकारी होता है जो राज्य में चुनाव संचालन का समग्र प्रभारी होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 67, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में द्विसदनी व्यवस्था है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, कर्नाटक। दिए गए ऑप्शंस में से केवल कर्नाटक ही एक ऐसा राज्य है जहां पे द्विसदनी व्यवस्था है और वर्तमान में भारत के 6 राज्यों में द्विसदनी व्यवस्था है जिसमें आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश शामिल हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 68, निम्नलिखित में से कौन स्थानीय सरकारों के कार्य हैं? पहला स्वास्थ्य संस्थानों का रखरखाव, दूसरा बाजारों का रखरखाव, तीसरा सार्वजनिक टीकाकरण और चौथा जलापूर्ति। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी पहला, तीसरा और चौथा, ये तीनों ही कार्य स्थानीय सरकारों के हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 69, भारत में मौद्रिक नीति के व्यापक उद्देश्य रहे हैं। पहला, कीमत स्थिरता की उचित डिग्री बनाए रखने के लिए, दूसरा, समृद्धि में सहायता के लिए ऋण में पर्याप्त विस्तार सुनिश्चित करना। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, 1 और 2 दोनों, यानी दोनों ही कथन सही है और ये दोनों ही मौद्रिक नीति के व्यापक उद्देश्य रहे हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 70, भंग होने से पहले योजना आयोग के अध्यक्ष के रूप में कार्य कर रहा था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, प्रधानमंत्री। योजना आयोग के भंग होने के पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी योजना आयोग के अध्यक्ष के रूप में कार्य कर रहे थे और प्रधानमंत्री ही योजना आयोग के अध्यक्ष हुआ करते थे। फिर क्वेश्चन नंबर 71, निम्नलिखित में से किस दल का समर्थन आधार और गतिविधियों के क्षेत्र मुख्य रूप से महाराष्ट्र राज्य तक सीमित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, शिवसेना। शिवसेना एक राज्य पार्टी है जो महाराष्ट्र से आती है। यह सिर्फ महाराष्ट्र राज्य तक ही सीमित है। फिर क्वेश्चन नंबर 72, भारतीय इतिहास में स्थिर जनसंख्या वृद्धि किस चरण में देखी गई थी? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, 1901 से 1921। 1901 से 1921 की अवधि को भारत की आबादी के स्थिर चरण की अवधि के रूप में जाना जाता है क्योंकि इस अवधि के दौरान विकास दर बहुत कम थी और 1911 से 1921 के दौरान नकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई थी।
फिर क्वेश्चन नंबर 73, दिए गए कथन आर्थिक विकास और आर्थिक समृद्धि के बीच अंतर बताते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन है आर्थिक समृद्धि एक आयामी होता है जबकि आर्थिक विकास बहुआयामी होता है। दूसरा कथन है आर्थिक समृद्धि मापने योग्य है जबकि आर्थिक विकास को मापा नहीं जा सकता। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, पहला एवं दूसरा दोनों, यानी दोनों ही कथन आर्थिक विकास और आर्थिक समृद्धि के अंतर को सही सही स्पष्ट कर रहे हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 74, संघवाद के सिद्धांत के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन है संघवाद विविधताओं के संस्थागतकरण पर जोर देता है और सामाजिक राजनीतिक सहयोग को सुगम बनाता है। दूसरा कथन है संघीय संविधान लोगों के विशेष सांस्कृतिक अधिकारों को मान्यता देता है, विशेष रूप से अल्पसंख्यकों को। तीसरा कथन है संघवाद शक्ति को विशिष्ट समूहों तक सीमित करता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी पहला, दूसरा और तीसरा तीनों ही कथन संघवाद के संबंध में सही है। फिर क्वेश्चन नंबर 75, वे जिस उद्देश्य की पूर्ति करते हैं उसके संदर्भ में एक वस्तु पर लगाए गए टैरिफ को वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला सुरक्षात्मक टैरिफ और दूसरा राजस्व टैरिफ। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, 1 और 2 दोनों, यानी दोनों ही सही है। फिर क्वेश्चन नंबर 76, निम्नलिखित में से कौन तृतीय क्षेत्रक का उदाहरण नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, विनिर्माण। विनिर्माण तृतीय क्षेत्र का उदाहरण नहीं है। ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर यानी कि जिसको हम लोग सेकेंडरी सेक्टर कहते हैं उसमें इंक्लूड होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 77, भारतीय रिजर्व बैंक मुद्रा आपूर्ति के कितने उपयोगों के लिए आंकड़े प्रकाशित करता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, 4। भारतीय रिजर्व बैंक मुद्रा आपूर्ति के 4 उपायों के लिए आंकड़े प्रकाशित करता है। पहला M1, दूसरा M2, तीसरा M3 और चौथा M4। ये चारों मुद्रा आपूर्ति के 4 उपाय हैं। इनमें M1 मुद्रा की आपूर्ति का सबसे तरल माप है जबकि M4 सबसे कम तरल है। वही M1 को सबसे संकीर्ण मुद्रा माना जाता है और M3 को सबसे वृहद मुद्रा कहा जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 78, भारत में चुनाव प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला, लोकसभा के चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का उपयोग करके किए जाते हैं। दूसरा, एक मतदाता के लिए निर्धारित अधिकतम आयु 60 वर्ष है। और तीसरा, निर्दलीय उम्मीदवारों के चुनाव लड़ने पर कोई रोक नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी पहला और दूसरा कथन सही नहीं है। फिर क्वेश्चन नंबर 79, अर्थशास्त्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन ऋण साधन बॉन्ड के संबंध में सही है? पहला, बॉन्ड का उपयोग केवल संप्रभु सरकार द्वारा ही किया जा सकता है। दूसरा, फ्लोटिंग रेट बॉन्ड वे प्रतिभूतियां हैं जिनका कोई निश्चित कूपन दर नहीं होता। और तीसरा, बॉन्ड के मालिक कर्जदार होते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी दूसरा और तीसरा ये दोनों ही कथन सही है जबकि जो पहला कथन है वो गलत है। फिर क्वेश्चन नंबर 80, भारतीय साम्यवादी पार्टी के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? पहला कथन है इसकी स्थापना 1930 में हुई थी। दूसरा, यह मार्क्सवाद से प्रेरित है। और तीसरा, 1957 के चुनाव में CPI संसदीय लोकतंत्र में चुनाव जीतने वाली दुनिया की पहली कम्युनिस्ट पार्टी बन गई। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी दूसरा और तीसरा जो कथन है वो सही है क्योंकि भारतीय साम्यवादी पार्टी की स्थापना 1925 में हुई थी जबकि ऑप्शन में दिया गया है 1930। इस वजह से पहला वाला ऑप्शन जो है वो गलत हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 81, भारत के संविधान के अनुसार कोई भी व्यक्ति राज्यपाल के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा जब तक कि उसने अपनी आयु पूरी न कर ली हो। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, 35। भारत के संविधान के अनुसार कोई भी व्यक्ति राज्यपाल के लिए पात्र नहीं होगा जब तक कि उसने अपनी 35 वर्ष की आयु पूरी न कर ली हो। फिर क्वेश्चन नंबर 82, प्रत्यक्ष लोकतंत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला, यह सरकार और शासित और राज्य और नागरिक समाज के बीच के अंतर को मिला देता है। दूसरा, यह अधिक वैधता सुनिश्चित करता है क्योंकि लोगों द्वारा केवल उनके द्वारा लिए गए निर्णयों का पालन करने की अधिक संभावना होती है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी पहला और दूसरा ये दोनों ही कथन प्रत्यक्ष लोकतंत्र के संबंध में सही है। फिर क्वेश्चन नंबर 83,
भारतीय संविधान के किस संभावित संशोधन अधिनियम में शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में जोड़ा गया है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी 86। शिक्षा के अधिकार को 86 संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा मौलिक अधिकार बना दिया गया था और इसे 86 संविधान संशोधन अधिनियम 2002 में अनुच्छेद 21A द्वारा जोड़ा गया, जो यह घोषणा करता है कि राज्य 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा। फिर क्वेश्चन नंबर 84, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371J में विशेष प्रावधान किस राज्य से संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी कर्नाटक। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371J में कर्नाटक राज्य को विशेष दर्जा प्राप्त होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 85, नेपाल में 370 साल पुरानी राजशाही को डैश में समाप्त कर दिया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए 2008 में। नेपाल में 370 साल पुरानी राजशाही को 2008 में समाप्त कर दिया गया था। फिर क्वेश्चन नंबर 86, लोकतंत्र के लिए नेपाली आंदोलन राजा के आदेशों को उलटने के विशिष्ट उद्देश्य के साथ उत्पन्न हुआ, जिसके कारण लोकतंत्र को निलंबित कर दिया गया था। भारत का कौन सा आंदोलन इस तरह के आंदोलन का एक अच्छा उदाहरण है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी नर्मदा बचाओ आंदोलन। फिर क्वेश्चन नंबर 87, संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी भारत का राष्ट्रपति। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 315 के अनुसार 2 या 2 से अधिक राज्यों की आपसी सहमति से राज्यों के उस समूह के लिए एक लोक सेवा आयोग का गठन किया जा सकता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 316 में कहा गया है कि JSPSC के और अन्य सदस्यों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। संयुक्त आयोग का सदस्य 6 वर्ष की अवधि या 62 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो पद धारण करेगा। फिर क्वेश्चन नंबर 88, निम्नलिखित में से विधानसभा सदस्यों के चुनाव के संबंध में सही है? पहला, विधानसभा के सदस्य सीधे जनता द्वारा चुने जाते हैं। दूसरा, विधानसभाओं के सदस्य निर्वाचन मंडल द्वारा निर्वाचित होते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी केवल 1, यानी जो केवल पहला कथन है वो सही है। विधानसभा के सदस्यों का चुनाव सीधे जनता द्वारा चुने जाते हैं। निर्वाचक मंडल द्वारा भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 89, जो चुनाव निर्धारित समय से काफ़ी पहले होते हैं उन्हें डैश कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी मिड टर्म चुनाव या मध्य अवधि चुनाव। जो चुनाव निर्धारित समय से काफ़ी पहले होते हैं उन्हें मध्य अवधि या मिड टर्म चुनाव कहा जाता है। मध्यावधि चुनाव एक ऐसा चुनाव है जो तब होता है जब एक राज्य विधानसभा या लोकसभा को उसके सामान्य 5 वर्ष के कार्यकाल के पूरा होने से पहले भंग कर दिया जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 90, भारतीय संविधान की किस अनुसूची द्वारा कुछ अधिनियम और विनियमों का सत्यापन प्रदान किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी 9वीं। भारतीय संविधान में टोटल 12 अनुसूचियां हैं, जिसमें से संविधान की 9वीं अनुसूची कुछ अधिनियमों और विनियमों के सत्यापन से संबंधित है। इस तरह आज की इस वीडियो में हमने DSSB TGT SST के एक और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को आपके साथ डिस्कस कर लिया है। और अगर आप इसी तरह और भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखना चाहते हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।